रिविजिट बुक्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों को छोटे छोटे ज्ञान में बदलते हैं जिनका आप हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं माइकल जोसेफ ग्रॉस की किताब स्ट्रॉन्गर पर। जब भी हम स्ट्रेंथ या ताकत के बारे में सोचते हैं तो अक्सर दिमाग में जिम, भारी भरकम वजन और बॉडी बिल्डर्स की तस्वीरें आती हैं। बिल्कुल, मतलब एक खास तरह की इमेज बनी हुई है दिमाग में। हाँ, लेकिन ये किताब इस सोच को पूरी तरह से पलट देती है। ये सिर्फ वजन उठाने की कैसे वाली गाइड नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये क्यों की गहराइयों में उतरती है कि मांसपेशियों यानी मसल्स असल में हैं क्या, और हमारी जिंदगी में बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उनका क्या रोल है। और किताब की सबसे दिलचस्प बात मुझे ये लगी कि वो ताकत को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर करती है। हाँ, लेखक एक सवाल पूछते हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो कहते हैं कि जब आप मांसपेशी शब्द सुनते हैं तो क्या आप अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के बारे में सोचते हैं या अपनी दादी के बारे में। वाह! और ये सवाल ही है ना, पूरी बातचीत की दिशा बदल देता है। ये ताकत को सिर्फ दिखावे से हटाकर रोजमर्रा की जिंदगी की क्षमता से जोड़ देता है। मतलब आजादी से जीने की क्षमता। बिल्कुल, वही सबसे जरूरी है। और इसकी शुरुआत भी एक बहुत पुरानी, बहुत ही मजेदार कहानी से होती है, क्रोटॉन के मिलों की कहानी। हाँ, वो पहलवान जो हर रोज एक छोटे से बछड़े को अपने कंधों पर उठाता था। और वो ऐसा तब तक करता रहा जब तक वो बछड़ा एक विशाल बैल नहीं बन गया। ये कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं है, ये प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस का सार है। मतलब समय के साथ धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाना। और ये हमारी आज की चर्चा के लिए एक बेहतरीन नींव है। तो ये किताब किसके लिए है? कौन पढ़े इसे? मेरे हिसाब से तो ये हर उस इंसान के लिए है जो ये जानना चाहता है कि व्यायाम सिर्फ शरीर को तराशने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए है। अच्छा। अगर किसी को जिम का माहौल थोड़ा डरावना लगता है या ये सोच है कि वजन उठाना तो बस एथलीटों का काम है, तो ये किताब उन सारे मिथकों को तोड़ देगी। और मैं इसमें ये भी जोड़ना चाहूंगी कि ये उन लोगों के लिए भी है जो मन और शरीर के कनेक्शन को समझना चाहते हैं। किताब में एक बड़ी मजेदार लाइन है। कौन सी? कि मन और शरीर की समस्या मांसपेशियों के लिए कोई समस्या नहीं है, ये बकवास है। हाँ, सही है। ये दोनों दुश्मन नहीं बल्कि गहरे दोस्त हैं। हाँ। और सबसे जरूरी बात, ये उन लोगों के लिए है जो उम्र के साथ अपनी आजादी और आत्मनिर्भरता बनाए रखना चाहते हैं, या जो अपने माता पिता या दादा दादी की देखभाल कर रहे हैं और उन्हें कमजोर होता देख चिंतित हैं। उनके लिए भी ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। चलिए तो फिर इस किताब के कुछ सबसे जरूरी और हैरान करने वाले विचारों पर बात करते हैं। जरूर। मुझे जो पहला आइडिया सबसे ज्यादा आकर्षक लगा वो ये है कि ताकत सिर्फ जोर आजमाइश नहीं बल्कि एक हुनर है, एक स्किल है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ, ये बहुत गहरा विचार है, क्योंकि हम अक्सर ताकत को पार्श्विक बल से जोड़ते हैं। हाँ, कि जिसके मसल्स बड़े हैं वो ज्यादा ताकतवर है। बिल्कुल, लेकिन किताब में एक मशहूर रूसी स्ट्रेंथ कोच हैं, पावेल त्सात्सुलाइन, उनका जिक्र है। वो कहते हैं कि ताकत ज्यादा तनाव पैदा करने का हुनर है। ज्यादा तनाव पैदा करने का हुनर, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये नहीं कि बस जोर लगाकर वजन को एक जगह से दूसरी जगह पटक दिया। इसका मतलब है कि आपका दिमाग, आपका नर्वस सिस्टम और आपकी मांसपेशियां कितनी कुशलता से, कितने अच्छे से एक दूसरे से बात करती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिम में सिर्फ भारी से भारी वजन उठाना ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए। नहीं, मतलब सही तरीके से, सही फॉर्म के साथ उठाना ज्यादा जरूरी है। इसे ऐसे समझिए कि आपका शरीर एक ऑर्केस्ट्रा है और आपका दिमाग उसका कंडक्टर। अच्छा, ये बढ़िया उदाहरण है। जब आप कोई भी मूवमेंट करते हैं, जैसे अपनी बाह को मोड़ना, तो कुछ मांसपेशियां यानी बाइसेप्स सिकुड़ती हैं, जबकि उनकी विरोधी मांसपेशियां ट्राइसेप्स, उनको आराम करना पड़ता है। अगर दोनों एक साथ जोर लगाने लगे तो मूवमेंट होगा ही नहीं। हाँ, हाथ वहीं का वहीं रह जाएगा। बिल्कुल, ये एक बहुत ही महीन तालमेल है। दिमाग का काम है ये तय करना कि कौन सी मांसपेशी को कितना और कब काम करना है और किसे आराम। यही स्किल है। और जब ये तालमेल बेहतर होता है तो आप कम मेहनत में ज्यादा वजन उठा पाते हैं। वाह, ये ऑर्केस्ट्रा वाला उदाहरण तो कमाल का है। और किताब में चार्ल्स टॉकिंग की कहानी भी है, जो एक प्रोफेसर भी हैं और पावर लिफ्टर भी। उनकी कहानी इस बात को और अच्छे से समझाती है। हाँ, चार्ल्स टॉकिंग की कहानी बहुत मार्मिक है। वो एक पावर लिफ्टर थे और अपनी हद से ज्यादा ट्रेनिंग कर रहे थे, जिसके कारण उनकी पीठ में एक बहुत गंभीर चोट लग गई। ओहो। उस चोट ने उन्हें महीनों तक बिस्तर पर ला दिया। लेकिन वही चोट उनके लिए सबसे बड़ी शिक्षक बनी। उन्हें एहसास हुआ कि ताकत सिर्फ जोर लगाने का नाम नहीं, बल्कि तनाव के संतुलन का काम है। तनाव का संतुलन। हाँ, उन्हें यह हुनर सीखना पड़ा कि शरीर में तनाव को कैसे मैनेज किया जाए, कब जोर लगाना है और कब शरीर को ढीला छोड़ना है।
उन्होंने अपनी चोट से सीखा कि शरीर की सुनना कितना जरूरी है। ये जो चोट से सीखने वाली बात है, ये दिखाती है कि ताकत पर हमारा पूरी तरह से कंट्रोल नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। और किताब इसी विचार को और भी गहरे मतलब एक दार्शनिक स्तर पर ले जाती है ना। यहीं से हम दूसरे मुख्य विचार पर आते हैं, ताकत का प्राचीन विरोधाभास। ये हमें दी भी जाती है और हम इसे बनाते भी हैं। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प फिलोसॉफिकल पॉइंट है। चार्ल्स टॉकिंग ने, चूंकि वो क्लासिक्स के प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने होमर के महाकाव्यों जैसे इलियड का विश्लेषण किया। अच्छा। उन्होंने पाया कि प्राचीन यूनानियों के लिए ताकत या मेनोस जैसा वो कहते थे, वो देवताओं का एक तोहफा था। जब किसी योद्धा को इसकी जरूरत होती थी तो देवता उसे ये शक्ति प्रदान करते थे। लेकिन ये सिर्फ एक तरफा मामला नहीं था। मतलब सिर्फ प्रार्थना करने से ही शक्ति नहीं मिल जाती थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। योद्धा को शक्ति को सक्रिय करने के लिए खुद भी हिम्मत दिखानी पड़ती थी, कदम उठाना पड़ता था। तो ये एक तरह की साझेदारी थी दिव्य उपहार और मानवीय प्रयास के बीच। आप अपनी पहचान बनाने के लिए बल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप कभी भी उस बल पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं रख सकते। वो कब आएगा, कितना आएगा, इस पर आपका पूरा कंट्रोल नहीं होता। ये तो सुनने में बहुत आध्यात्मिक लग रहा है। लेकिन किताब इसे आज की जमाने की ट्रेनिंग से कैसे जोड़ती है? यहीं पर यह बात बहुत व्यावहारिक हो जाती है। किताब इसे ट्रेनिंग के एक सिद्धांत, जिसे सुपर कॉम्पेंसेशन कहते हैं, उससे जोड़ती है। सुपर कॉम्पेंसेशन, ये थोड़ा टेक्निकल शब्द है, इसे आसान भाषा में कैसे समझाएंगे? हाँ, बिल्कुल। देखिए, हर वो इंसान जिसने कभी ट्रेनिंग की है, उसने ये महसूस किया होगा। आप हफ्तों तक मेहनत करते हैं, वजन उठाते हैं, थकते हैं, और फिर एक दिन अचानक जिम में सब कुछ आसान लगने लगता है। हाँ, होता है ऐसा। वही वजन हल्का महसूस होता है, आप ज्यादा शक्तिशाली महसूस करते हैं। बिल्कुल। ये सुपर कॉम्पेंसेशन का क्षण है। अच्छा, तो ये वो गुड डे है जिसके लिए हर कोई इंतजार करता है। सही पकड़ा। स्टॉकिंग का मानना है कि जिससे प्राचीन यूनानी देवताओं का उपहार कहते थे, वो शायद इसी शारीरिक अनुभव को बयान करने का उनका तरीका था। हाँ। वो अचानक मिली हुई ताकत जिस पर आपका सीधा कंट्रोल नहीं है, वो एक तोहफे जैसी ही तो महसूस होती है। वाह। ये हमें सिखाता है कि मेहनत करना हमारे हाथ में है, लेकिन नतीजे कई बार अप्रत्याशित और हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं। हमें बस प्रक्रिया पर भरोसा करना होता है। और ये गिफ्ट सिर्फ नौजवानों या एथलीटों के लिए नहीं है। किताब का एक हिस्सा तो बिल्कुल हैरान करने वाला है, जहां बात होती है उम्रदराज लोगों की ताकत की। मुझे तो पढ़कर यकीन ही नहीं हुआ। हाँ, वो हिस्सा वाकई में आंखें खोल देने वाला है। ये हमें तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात पर लाता है। शक्ति प्रशिक्षण हर उम्र के लिए औषधि है। और यहाँ हम डॉक्टर मारिया फिएटारोन सिंह के काम के बारे में पढ़ते हैं। 1980 और 90 के दशक में ये माना जाता था कि बुजुर्गों के लिए, खासकर 80-90 साल के लोगों के लिए, वजन उठाना बहुत खतरनाक है। हाँ, मतलब उनकी हड्डियां कमजोर होती हैं, मांसपेशियां घट चुकी होती हैं, उन्हें बस आराम करने की सलाह दी जाती थी। बिल्कुल। लेकिन एक मिनट, 90 साल से ज्यादा उम्र के लोगों से वजन उठवाना, ये तो सुनने में ही बहुत जोखिम भरा लगता है। क्या उस समय लोगों ने इस पर सवाल नहीं उठाए? उठाए होंगे जरूर। बहुत सवाल उठाए, उन्हें पागल तक कहा गया। लेकिन डॉक्टर सिंह ने इस धारणा को चुनौती दी। उन्होंने बॉस्टन के हिब्रू रिहैबिलिटेशन सेंटर में एक अध्ययन किया। उन्होंने वहां के कुछ सबसे कमजोर निवासियों को चुना, जिनकी उम्र 86 से 96 साल के बीच थी। 86 से 96 साल? हाँ, इनमें से कई व्हीलचेयर पर थे या बिना सहारे के चल भी नहीं पाते थे। उन्होंने इन लोगों को हफ्ते में 3 दिन वेट ट्रेनिंग करवानी शुरू की। और नतीजे क्या रहे? मतलब कुछ फायदा हुआ? नतीजे चौंकाने वाले थे। 8 हफ्तों के बाद उन मरीजों की टांगों की ताकत औसतन 174% बढ़ गई। 174%? जी। 2 लोग तो बिना सहारे के चलने लगे। एक 92 साल की महिला थी, डोरोथी टिशलर। उनकी ताकत 3 गुना हो गई। उन्होंने एक बहुत ही मार्मिक बात कही। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, मैं जवान हो गई हूं, अब मैं अपनी 72 साल की बेटी से बेहतर चलती हूं। वाह, ये तो अविश्वसनीय है। मैं अपनी 72 साल की बेटी से बेहतर चलती हूँ। ये लाइन बहुत कुछ कहती है। ये सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं है, ये आत्मविश्वास और जीने की इच्छा की वापसी है। बिल्कुल। ये अध्ययन सार्कोपेनिया के खिलाफ एक शक्तिशाली हथियार साबित हुआ। सार्कोपेनिया मतलब उम्र के साथ मांसपेशियों का जो क्षरण होता है या कमजोरी आती है। हाँ, इसे ऐसे समझिए, सार्कोपेनिया वो चोर है जो धीरे धीरे हमारी आजादी चुराता है। पहले किराने का सामान उठाना भारी लगता है, फिर सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो जाता है, और एक दिन कुर्सी से उठना भी एक बड़ी चुनौती बन जाता है। सही कहा। और किताब में वॉल्टर फ्रंटेरा का एक उदाहरण है जो इसे बहुत अच्छे से समझाता है। हाँ, बताइए। वो कहते हैं कि मान लीजिए आपको कुर्सी से उठने के लिए 70 यूनिट ताकत की जरूरत है और आपकी अधिकतम ताकत 100 यूनिट है, तो आपको अपनी 70% शक्ति लगानी पड़ेगी, जो काफी ज्यादा है।
बहुत मेहनत लगेगी। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग करके अपनी अधिकतम ताकत को 200 यूनिट तक ले जाते हैं तो अब कुर्सी से उठने में आपको सिर्फ 35% शक्ति लगानी पड़ेगी। जो काम पहले एक बड़ी चुनौती था, अब वो बहुत आसान हो गया है। यही असली आज़ादी है। ये बात सोचने वाली है कि समाज में ताकत को लेकर कितनी गलत धारणाएं हैं, खासकर जब बात महिलाओं की होती है। हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये किताब सिर्फ शरीर के बारे में नहीं, बल्कि समाज के बनाए नियमों पर भी सवाल उठाती है। और यहीं से हम अपनी चौथी मुख्य बात पर पहुंचते हैं, महिला शक्ति को पुनर्परिभाषित करना। ये किताब का एक बहुत ही शक्तिशाली हिस्सा है। यहाँ हम जेन टॉड की कहानी पढ़ते हैं, जिन्हें महिला पावर लिफ्टिंग की पहली महिला कहा जाता है। अच्छा। 1970 के दशक में जब उन्होंने पहली बार एक महिला को भारी डेडलिफ्ट करते हुए देखा तो उनके लिए वो एक रहस्योद्घाटन जैसा था। उस जमाने में महिलाओं के लिए मजबूत होना, मसल्स बनाना, ये सब स्त्रीत्व के खिलाफ माना जाता था। मतलब एक स्त्री आदर्श और एक एथलेटिक शरीर के बीच एक बड़ा टकराव था। बहुत बड़ा। उन्हें जरूर बहुत सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ा होगा। हाँ, उन्हें अक्सर कहा जाता था कि वो पुरुषों जैसी दिखती हैं। लेकिन जेन टॉड ने न सिर्फ खुद को एक ताकतवर एथलीट के रूप में स्थापित किया, बल्कि उन्होंने इस विषय पर रिसर्च भी की। अच्छा, रिसर्च भी की। हाँ, उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की कि ये कमजोर स्त्री का विचार आया कहाँ से, और उन्होंने पाया कि ये हमेशा से ऐसा नहीं था। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो उन्होंने क्या खोजा? उन्होंने 19वीं सदी के एक आदर्श की खोज की जिसे मजेस्टिक वुमेनहुड कहा जाता था। उस दौर में सर्कस की महिला स्ट्रांग वुमेन और एथलीटों की बहुत प्रशंसा की जाती थी। मजबूत, सक्षम और शक्तिशाली महिलाओं को आदर्श माना जाता था। मतलब ये जो विचार है कि महिलाओं को नाजुक होना चाहिए, ये बाद में आया? हाँ, ये दिखाता है कि महिलाओं की ताकत को लेकर सामाजिक विचार कितने बदलते रहे हैं। ये कोई प्राकृतिक नियम नहीं है कि महिलाएं कमजोर ही होनी चाहिए। ये समाज द्वारा बनाया गया एक विचार है जिसे बदला जा सकता है। और उनके पति टेरी टॉड ने हम उनके बारे में एक बहुत अच्छी बात कही थी। क्या कहा था? जो इस पूरी बहस का सार है। उन्होंने कहा, एक महिला होने के लिए आपको कमजोर होने की जरूरत नहीं है। वाह, ये एक बहुत ही सीधा और शक्तिशाली संदेश है। बिल्कुल। जेन टॉड की कहानी हमें याद दिलाती है कि ताकत का कोई जेंडर नहीं होता। ये हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इन सारी बातों को समेटते हुए अगर हम देखें तो ये किताब हमें ताकत के बारे में क्या सिखाती है? इसका सार क्या है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सबक यह है कि मांसपेशियां सिर्फ घमंड करने या अच्छा दिखने के लिए नहीं है। वो हमारी जिंदगी का आधार है। वो दुनिया में काम करने की हमारी क्षमता है, हमारी स्वायत्तता है और हमारी स्वतंत्रता है। कुर्सी से उठने से लेकर अपने बच्चों को गोद में उठाने तक हर काम में मांसपेशियों की भूमिका होती है। ये किताब हमें मांसपेशियों को एक डरावने या सिर्फ मर्दाना प्रतीक के रूप में देखने की बजाय हर इंसान के जीवन के एक जरूरी, एक मौलिक हिस्से के रूप में देखने की चुनौती देती है। हाँ। ये हमें याद दिलाती है कि शुरुआत करने में कभी भी बहुत जल्दी या बहुत देर नहीं होती। बिल्कुल। मीलों की तरह यात्रा एक छोटे से कदम से शुरू होती है। एक छोटे बछड़े को उठाने से शायद आज के लिए वो बछड़ा किराने का एक थैला हो या सीढ़ियों की एक उड़ान। सही कहा। लक्ष्य सिर्फ मजबूत बनना नहीं है, बल्कि एक ज्यादा सक्षम, स्वतंत्र और भरपूर जिंदगी जीना है। और ये किताब उस सफर पर निकलने के लिए एक बेहतरीन प्रेरणा है। मुझे लगता है कि इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल जो दिमाग में रह जाता है वो ये है कि अगर ताकत सिर्फ वजन उठाना नहीं बल्कि एक स्किल है, और अगर ये हमारी आज़ादी के लिए इतनी ज़रूरी है, तो हम इसे अपने स्कूलों में, अपने स्वास्थ्य सिस्टम में एक बुनियादी जीवन कौशल के रूप में क्यों नहीं सिखाते? इस पर सोचने के लिए हम अपने श्रोताओं को छोड़ सकते हैं। ये था आज का विश्लेषण। हालांकि ये चर्चा पुस्तक के पूरे पाठ का स्थान नहीं ले सकती, लेकिन ये इसकी शिक्षाओं की एक झलक ज़रूर दे सकती है। मुझे आशा है कि आपको ये चर्चा उपयोगी लगी होगी और मैं आगे भी आपके साथ साझा करने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे बताएं कि आप अगली बार किस पुस्तक पर चर्चा सुनना चाहते हैं।